ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो सत्ता परिवर्तन की आहट होती है। टीएमसी 30% वोट के साथ चुनाव लड़ना शुरू करती है। हाँ। और बीजेपी 0% वोट के साथ चुनाव लड़ना शुरू करती है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं जैसे साउथ परगना में 24 साउथ परगना, नॉर्थ परगना, नादिया और इन सब कोलकाता इस सब एरियाज में जो मुस्लिम बाहुल एरिया हैं, जो कि ममता बनर्जी का कोर वोटर है, जैसे कि 70 या 80 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। जो बंगाली प्राइड था उसके ऊपर हिंदू प्राइड आ गया। मतलब आप हिंदू पहले हैं, बंगाली बाद में। एग्जिट पोल में आपका सैंपल साइज क्या है, बिल्कुल डेटा यूनिवर्सलाइजेशन कैसे करते हैं आप, मेथोडोलॉजी क्या है आपकी, स्टैटिस्टिकल टूल आपने क्या यूज़ किया। किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने इन सब बातों को खुल के नहीं बताया कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे थे जो बीजेपी को 170 सीट दे रहे हैं और टीएमसी को 100 तक लेके आ रहे हैं। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य में चुनाव था, लेकिन चुनाव खत्म हो चुके हैं। 4 तारीख का सबको इंतजार है, लेकिन इन 4 राज्य के में चुनाव होने से कोई मतलब नहीं है। चर्चा एक ही जगह का है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी पहली बार इस जोर शोर से चुनाव लड़ी है कि सत्ता में हम आ जाएंगे। वही ममता बनर्जी को अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, अपने संस्कृति, अपने बंगला को लेकर जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ा और इस पूरे चुनाव में जो माहौल रहा वो कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच एक जोरदार टक्कर हम सबको दिखा। अब एग्जिट पोल भी आ गया है, लेकिन सवाल ये है क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनेगा या नहीं बनेगा। क्या टीएमसी चौका लगाएगी या फिर इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि जिस तरीके से हम धरातल पर भी माहौल देखें, चाहे वो जहांगीरपुर का मामला हो जिस तरीके से तूल पकड़ा, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल वहां पर बढ़ाया गया और ये बात भी कहा गया, दावा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि वहां पर इस बार हम वायलेंस के खिलाफ ये चुनाव होगा, वायलेंस नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं पिछले बार चुनाव से इस बार के चुनाव में वायलेंस में कमी जरूर दिखी, लेकिन इन सब के बावजूद आखिर जो एग्जिट पोल कह रहा है क्या उसमें कितनी सच्चाई है और बंगाल में क्या वाकई इस बार कमल खिलेगा। इन तमाम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जी मौजूद हैं, जो खास तौर से बंगाल चुनाव पर और एग्जिट पोल पर नजर रखे हैं। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आखिर बंगाल का माहौल, मूड क्या है और चुनाव के बाद ईवीएम में क्या बंद है, क्या लग रहा है सर, कैसा माहौल ईवीएम में जो बंद हो गया उसकी चर्चा तो हम नहीं कर सकते। एग्जिट पोल में जो चर्चा है, हाँ, तो एग्जिट पोल आप देखोगे 2024 से लगातार फेल होते जा रहे हैं। बिल्कुल 24 लोकसभा चुनाव में कम्प्लीटली फेल हो गया। हाँ। हरियाणा में फेल हुआ, महाराष्ट्र में फेल हुआ, दिल्ली में कुछ हद तक 50-50 रहा। हाँ। अब एग्जिट पोल की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे तो फिर चर्चा करेंगे किस चीज़ की। इसलिए लोग एग्जिट पोल की चर्चा करते हैं। तो एग्जिट पोल में जो कल एग्जिट पोल आया उसमें जैसे पीपल्स पल्स छोड़ के बाकी जो 2-3 ने, सब ने बीजेपी को थम्बिंग मेजॉरिटी दी है। मतलब एक हिसाब से सिंपल मेजॉरिटी तो दे ही दी है। हाँ। और बाकी स्टेट की बात नहीं करते, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ज़्यादा फोकस उसी पे है और सबकी चर्चा भी वेस्ट बंगाल को लेकर है। आपको याद होगा नेहा, 2021 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भी एग्जिट पोल बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। रिजल्ट आता है एकदम उल्टा। बिल्कुल। उस समय प्रशांत किशोर जो थे वो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने सारा उनका चुनाव का जितनी रणनीति तैयार की थी, उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी, बीजेपी 3 आंकड़े यानी कि दहाई तक पहुंच जाएगा, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगा। तो बीजेपी 77 तक रुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल तब भी फेल थे, क्या इस बार फेल होंगे कि नहीं होंगे। अब उसके बाद प्रशांत किशोर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि टीएमसी 30% वोट के साथ चुनाव लड़ना शुरू करती है। हाँ। और बीजेपी 0% वोट के साथ चुनाव लड़ना शुरू करती है। ये बहुत बड़ा उस समय था और इसी बेसिस पे वो ये कह रहे थे कि चुनाव हम जीत जाएंगे या ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगे या बीजेपी बड़ी मार्जिन से चुनाव हार जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि आखिर वो 30% का जो मार्जिन है वो बीजेपी कैसे पूरा करेगी। कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं बता रहा है, सब बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। भाई वो जो 30% का मार्जिन यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं जैसे साउथ परगना में 24 साउथ परगना, नॉर्थ परगना, नादिया और इन सब कोलकाता इस सब एरियाज में जो मुस्लिम बाहुल एरिया हैं, जो कि ममता बनर्जी का कोर वोटर है, वो कैसे फुलफिल होगा, उनको कैसे बीजेपी ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ेगी। कैसे जो बंगाली प्राइड है, जो बार बार ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी बाहरी है, उस नैरेटिव को कैसे बीजेपी काउंटर की होगी। ये सारे सवाल भी एग्जिट पोल में बताने चाहिए थे कि आखिर उस 30% वोट को कैसे बीजेपी बाईपास करेगी।
तभी शायद एग्जिट पोल पे भरोसा कम होते जा रहा है, कम होता जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है उसमें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, SIR के माध्यम से बहुत सारे बोगस वोटर काटे गए। जैसे घुसपैठिए थे जो बांग्लादेश से आए थे, वो कोर वोटर थे ममता बनर्जी के, उनका नाम हटा। डुप्लीकेट वोटर्स थे जो कहा जाता था कि कभी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में उनके नाम होते थे, वो मल्टीपल जगहों पर वोट किया करते थे या बोगस वोटिंग हो करती थी, तो डुप्लीकेट वोटर्स कटे। जो मर गए उनका नाम हट गया, जो माइग्रेट कर गए उनका नाम हट गया। तो एक बड़ा हिस्सा जैसे कि 70 या 80 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, तो एक बड़ा मार्जिन है जो हटाया गया। दूसरा, बीजेपी का जो स्ट्रेटजी रही है कि किसी भी तरह से एक हिंदू प्राइड डेवलप किया गया लोगों के अंदर। जो बंगाली प्राइड था उसके ऊपर हिंदू प्राइड आ गया, मतलब आप हिंदू पहले हैं, बंगाली बाद में हैं। इस चीज़ के लिए बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की कई सारी रैलियाँ हुई। हरियाणा चुनाव में हमने देखा उनका नारा था बटोगे तो कटोगे, काफ़ी सक्सेसफुल रहा और हरियाणा चुनाव बीजेपी हारते हारते जीत गई। बेशक मार्जिन कम था लेकिन बीजेपी जीती। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर पोल तभी गलत था, लेकिन तभी एकदम उल्टा था ना, उल्टा था एकदम। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर आप एग्जिट पोल दे रहे हैं। एग्जिट पोल देने के साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि जो 30% का मार्जिन बीजेपी कैसे पास कर रही है। क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल, या जिस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग हुआ है, बम्पर वोटिंग हुआ है दोनों चरण में 92% से बम्पर वोटिंग के 2 कारण हैं। हाँ। पहला कारण तो ये है कि जब आप वोटर लिस्ट को साफ करते हैं, यानी कि जो बोगस वोटर उनको हटाएंगे तो जो वोटिंग हो रही है वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ जाएगा। दूसरा है कि नए वोटर्स आए हैं, चुनाव आयोग ने काफ़ी प्रयास किया कि ज़्यादातर लोग वोटिंग करें, इसलिए बढ़ा है। लेकिन 90 to 93% को आप एकदम बम्पर वोटिंग, पहले भी बंगाल में ऑलरेडी ज़्यादा वोटिंग होती है, लेकिन जब 90-80 लाख वोट घट गए तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, उस हिसाब से बढ़ा है। तो एकदम बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन आप ये कहना कि बम्पर वोटिंग पहले कभी नहीं होती थी, पहले भी होती थी, पहले की अपेक्षा इस बार बढ़ी है वोटिंग परसेंटेज। इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल रहा है। अवेयरनेस स्कीम चलाई गई, भाई आपको वोट देना चाहिए। लोगों के अंदर भी अपने प्रतिनिधि को चुनने का एक कहते जज्बा जागा है कि हमें भी अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हमारा कैसा हो, सवाल करने का भी जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव से हम सवाल करें। वो सारी चीज़ें बंगाल में है। बंगाल पहले से भी बड़ा कल्चरली रिच रहा है, लोगों के अंदर आर्गुमेंटेटिव पावर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उसका एक इम्पैक्ट दिखता है बंगाल के चुनाव में। बंगाल ने बीजेपी को हमेशा से बाहरी पार्टी ही माना है, इसीलिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को टैप किया, अपने पार्टी में लेके आया। ये लगा कि चलो कम से कम बाहरी टैग वाला हटेगा। फिर बंगाल के बहुत सारे लीडर्स को अपने पार्टी में लेके आया, जैसे कि मुकुल राय बाद में अब तो नहीं है, और दिनेश त्रिवेदी थे, शुभेंदु अधिकारी थे। इस तरह से ला के उन्होंने जो बाहरी टैग था उसको हटाने की कोशिश की। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद सब इस बार पश्चिम बंगाल में लगाया। उन्होंने एक सिक्योरिटी फोर्सेस, बहुत बड़ा एक मोबिलाइजेशन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। आपको याद होगा 2005 में जब लालू जी हारे थे चुनाव बिहार में, उस समय भी KJS राव करके एक इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइज़र थे, उन्होंने उनको भेजा था, उप चुनाव आयुक्त कहा जाता था उनको। उन्होंने इसी तरह चुनाव कराया था पूरे बिहार में, और परिणाम वैसा ही हुआ कि कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई उस समय, ऐसा कहीं भी EVM की और गुंडागर्दी नहीं हो पाई, सबने ये खुल के वोट बहुत बड़ी किया। बात आप कह रहे हैं। तो वैसा ही चुनाव इस बार भी एग्जैक्ट बिहार में क्या हुआ था, उस तरह का भी चुनाव ऐसा ही देखने को मिल सकता है अगर परिणाम वैसा आता है। लेकिन सवाल यही है, बार बार मैं कहता हूँ, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो उनको ये बताना चाहिए कि वो 30% का मार्जिन कैसे घटेगा। आपको दिख रहा है क्या कि घटा है, बीजेपी कहीं से उसमें पार पाई है? देखिए, एक बम्पर वोटिंग जो दिखा रहा है 92% वोटिंग हुई है, तो जैसे अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अगर मान लीजिए 100 वोट है और 92 लोग वोट कर रहे हैं, इसके पहले 88 लोग वोट करते थे, 12, तो जो 4 वोट बढ़ रहे हैं वो 4 वोट, ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो सत्ता परिवर्तन की आहट होती है हमेशा। मैं आपको अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो जब बम्पर वोटिंग होती है या ज़्यादा वोटिंग होती है तो लोग सत्ता को बदलने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज लोग जब सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो वोटिंग नॉर्मल होती है, 60%, 70%। एंटी इनकम्बेंसी में लोग जब ऊब जाते हैं कि नहीं अब हमें सरकार बदलना है तो घरों से निकलते हैं। जो कभी वोट नहीं करता वो भी वोट देने जाता है। दूसरा क्या है कि एक बीजेपी का हमेशा एज रहता है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो बीजेपी को ये लगता है कि उनको वोट, क्योंकि अर्बन वोटर्स उनके साथ आते हैं तो उनको वोट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ देखी जाती हैं। और ये चीज़ आप अगर कभी भी वो चुनाव ट्रैक करेंगे तो आपको देखेंगे जहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर वहाँ पर बीजेपी मतलब एज पे करती है, एज पे रहती है, क्योंकि अर्बन वोटर्स भी आते हैं, रूरल वोट हमेशा वोट देता आ रहा है, तो ये सारे फायदा बीजेपी को मिलता है। अच्छा, तमाम एग्जिट पोल अपना अपना दिखा रहे हैं, 3 एग्जिट पोल बीजेपी की तरफ से इशारा कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता जी, जिनको हमने 2024 के चुनाव के बाद रोते हुए भी देखा था टीवी चैनल्स पे,
और इस बार वो पूरे तरीके से हाथ खड़ा कर दिए हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल के लिए उनका एग्जिट पोल कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल अपना कोई डेटा सामने नहीं ला रहे हैं। क्या कारण तो अभी लेटेस्ट है, 1 घंटा पहले बता दिया कि हम कोई रिलीज नहीं करेंगे डेटा। उनका कहना था कि जो रिस्पोंडेंट या जिन वोटर से हमने बात की वो अनविलिंग थे बताने के लिए, उन्होंने किसको वोट किया या सरकार बदलना चाहते हैं कि सरकार में रहना चाहते हैं, जो सरकार है उसी सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको सर्वे के दौरान नहीं मिला, इसलिए हम रिलीज नहीं करेंगे। अच्छा, मानते हैं आप ये एक बंगाल में कहीं ना कहीं रहा है कि बहुत सारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, एक डर का माहौल जो हमेशा से रहा है वो अभी भी बंगाल में कायम है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जितने ने सबने सर्वे किया, क्या सर्वे किया किसी को नहीं पता। एक डिबेट ये भी चलती आ रही है कि एग्जिट पोल में आपका सैंपल साइज क्या है, बिल्कुल डेटा यूनिवर्सलाइजेशन कैसे करते हैं आप, मेथोडोलॉजी क्या है आपकी, स्टैटिस्टिकल टूल आपने क्या यूज़ किया, तब जाके आप कैसे बता रहे हो कि ये पार्टी इतना सीट जीत रही है, ये पार्टी इतना सीट जीत रही है। ये सवाल हमेशा से एग्जिट पोल के साथ रहा है। कोई भी जो एग्जिट पोल करते हैं उन्होंने इस चीज़ को खुल के नहीं बताया। महाराष्ट्र चुनाव जब भी हुआ था तो प्रदीप गुप्ता जी ने काफ़ी कुछ खुल के बताया था कि इस रीजन में ऐसा है, इस फैक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र चुनाव ने 170-180 दिया तो 200 पार कर गए, तो एग्जैक्ट नहीं कर पाते। अब प्रदीप गुप्ता जी ने कहा कि रिस्पोंडेंट जो थे या फिर जो वोटर्स थे उन्होंने खुल के नहीं बताया, दे वर अनविलिंग टू टेल टू whom दे वोटेड फॉर, इसीलिए हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं डेटा। 2024 में भी एक रिस्पोंडेंट फाल्सिफिकेशन एक कंसेप्ट है मेथोडोलॉजी में, उसमें ये होता है कि जो आपको वोटर या फिर जिससे आप सर्वे करते हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आपने पूछा आप किसको वोट दे रहे हैं, तो अगर वो कांग्रेस को दे रहा होगा तो कहेगा मैं बीजेपी को वोट दे के आ रहा हूँ। तो वो रिस्पोंडेंट फाल्सिफिकेशन का जो वो सरफेस हुआ 2024 में, वो हरियाणा में भी देखा गया, कई जगह देखा गया। तो वोटर्स इस समय इतना चालाक हो चुका है कि वो अपनी बातों को या अपने पत्तों को खोल के नहीं रखता कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं दे रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी ने शायद इस चीज़ को स्मेल किया होगा कि बंगाल में ऐसा ही कुछ है, इसीलिए वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी उन्होंने डीएम यहाँ पर क्या नाम है, तमिलनाडु हो गया, चाहे पुडुचेरी हो गया, चाहे आसाम हो गया, ये सब इसका जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी ईजी थी और लोगों को जानकारी सरफेस पे थी, तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया। लेकिन बंगाल सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए बंगाल का प्रदीप गुप्ता इस बार रिस्क लेना नहीं चाहते। क्रेडिबिलिटी इशू था 24 में, इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी इशू था उनके साथ कि वो ऑन कैमरा आज तक वे रोने लगे। बिल्कुल, तो वो स्थिति ना आए, प्रदीप गुप्ता जी ने उसको अवॉइड करने के लिए बंगाल चुनाव में डेटा रिलीज़ करने का फैसला नहीं लिया, और मुझे लगता है ठीक ही किया, क्योंकि सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं और ये जो सर्वे वाली होती है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और बहुत हैवी अमाउंट डिमांड रखता है। आपको बहुत बड़ा रिसोर्स पे खर्च करना होगा, तो उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी आपके पास अगर नहीं रहती है तो आप सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है, और जब सैंपल साइज छोटा होगा तो डेटा जो होगा आपका डाइवर्सिफाइड नहीं होगा, और डेटा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा तो आपका एक प्रेडिक्शन होगा कि ये जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। तो वो प्रेडिक्शन से बचने के लिए प्रदीप गुप्ता जी ने शायद नहीं रिलीज़ किया होगा। अच्छा, एक महिला वोटर हर जगह मानी जाती है कि गुप्त वोटर है और वो पार्टी को जिताने का काम भी करती हैं। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि भले ही ममता बनर्जी बंगाल प्राइड की बात कर रही थी जिस तरीके से, लेकिन बीजेपी का लगातार ये कहना था कि हम सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी महिलाओं की सिक्योरिटी के उस तरीके से ध्यान नहीं देती है। हमने आरजीकर और संदेश खाली जैसे मुद्दे को बहुत ज़्यादा देखा कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाई, आरजीकर की पीड़िता की माता जी को उन्होंने टिकट तक भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने किस तरीके से बजट आया उसमें महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर योजनाएं लेकर आई, चाहे वो लक्ष्मी योजना भंडार हो या तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए वो भी लेकर आई। क्या लगता है किसका असर दिख रहा है आपको? महिलाएं बंगाल की सुरक्षा की तरफ ज़्यादा है या फिर ममता बनर्जी की वो जो तमाम योजना है वो किसके साथ है, महिला किसके साथ है? क्योंकि महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। देखिए, आप बिहार चुनाव में अगर आप देखेंगे, जिस तरह से महिलाओं ने, हम आप लोग ग्राउंड पे ही थे और महिलाओं का एक क्यू था बहुत लंबा लंबा, लोग ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार तो कोई आलोचना नहीं कर रहा था, वोट किसी को दें। तो उससे एक आपको एक अनुभूति हो गई होगी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ एक पब्लिक का बहुत बड़ा रुझान है। परिणाम कैसा आएगा वो हमको नहीं पता था, लेकिन ये था कि परिणाम जनता दल यू के फेवर में होगा। कितना बम्पर मेजॉरिटी होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आरजीकर का केस हुआ तो उसको एक मीडिया हाइप बहुत मिला, बाद में खुल के आया कि भाई अब जो इन्वेस्टिगेशन जो जानते हैं हम लोग वही जानेंगे कि कोई वहीं का था, एक बंदा था, उसको पकड़ा गया, तो सारी बातें हुई। अब वहाँ के लोग इसको कितना सीरियसली लेते हैं, सवाल ये है। यूपी में अभी गाजीपुर में एक मुद्दा होता है, कई जगह मुद्दा, मीडिया में अखिलेश यादव बार बार उठा रहे हैं, हालांकि पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस बार बार बोल रही है कि मुद्दा ऐसा नहीं था,
लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल जब कोई मुद्दा ऐसा होता है जहाँ पर महिला इशू होता है या कास्ट और महिला दोनों कंबाइंड इशू होता है, तो उसको एक पॉलिटिकल टूल दिया जाता है। जैसे अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, एक लेडी थी, सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल थी, एक महिला को डांटते हुए, बिल्कुल आज उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया क्योंकि एक दलित महिला थी। तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं लोग। हालांकि उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इतना बड़ा इशू नहीं था कि SC/ST लगाया जाए, उनको और धाराओं में सजा दी जा सकती थी। अगर आप बंगाल में आएंगे तो बंगाल में जो बंगाली लोग हैं वो उस मुद्दे को कैसा लेते हैं, डिपेंड इस पर करता है। कलकत्ता का केस है, नॉर्थ या साउथ परगना में 24 साउथ परगना, वो कैसे इस मुद्दे को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब अगर ये आदमी डिसाइड करता है कि नहीं हमको TMC को वोट देना है क्योंकि उन्होंने अपराधी को तत्काल प्रभाव से पकड़ा, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये पूरा मुद्दा BJP के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा था, तो उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वहाँ की महिलाओं ने इसको सीरियसली लिया होगा कि ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं कई सारे हुए, और अब हमको ये सत्ता बदलनी होगी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, तो इसका प्रभाव आपको वोटिंग पैटर्न में दिखेगा। लेकिन अभी तक किसी भी एग्जिट पोल ने, किसी भी पोलस्टर्स ने, किसी भी सेफोलॉजिस्ट ने इन सब बातों को खुल के नहीं बताया कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे थे जो BJP को 170 सीट दे रहे हैं और TMC को 100 तक लेके आ रहे हैं, जो कि BJP पिछली बार 77 सीटों पे सिमट गई थी। और एक चीज़ आप और देखेंगे, जो गैप है ना 25-25, 30-30 सीटों का गैप दे रहे हैं, जैसे 140 से 165, हाँ। ये गैप बहुत बड़ा है। तो जो ये इंटरवल है ना, ये डेटा इंटरवल जो है, ये दिखाता है कि उनके डेटा में या उनके सैंपल साइज बड़ा कमी रही होगी, छोटी रही होगी, या फिर हो सकता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग किए हों कि एक लोगों को पकड़ लिए हों एरिया वाइज कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो मेथोडोलॉजी तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को लोग प्रीफर करते हैं कि भाई एक एरिया में एक एक्सपर्ट उससे पूछ लिया और उससे आपसे डेटा बना लिया, क्योंकि सैंपल साइज बड़ा होने पे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, मूवमेंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है, आपको गाड़ी का खर्चा होता है, तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए लोग करते हैं। तो मुझे लगता है सेफोलॉजिस्ट ज़्यादातर कन्वीनियंस सैम्पलिंग पे डिपेंड करते हैं, लोगों से पूछते हैं और लोग बताते हैं। अब क्या है, इस बार लोग अब एक्सिस माई इंडिया के जो प्रदीप गुप्ता जी एक बार झटका खा चुके हैं, दोबारा झटका नहीं खाना चाहते, इसलिए वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वोटर्स जो थे वो खुल के नहीं बोले, इसलिए हम ये डेटा रिलीज नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ममता बनर्जी का किला भेद पाएगी BJP? मेरा पर्सनली मानना है कि 10 साल बाद सरकार बदल जानी चाहिए। नहीं तो एक कॉम्प्लासेंसी आती है, सिस्टम में भी आती है, ब्यूरोक्रेसी में भी आती है, और वोटर्स में भी आती है कि यार छोड़ो ये जीत रहे हैं। जैसे गुजरात में चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सरकारें 10 साल 12 साल ज़्यादा, वहाँ सरकारें बदल जानी चाहिए ताकि लोगों को एक नई चीज़ों की अनुभूति हो। BJP एक प्रैक्टिकल करती है हमेशा, सरकार नहीं बदली तो CM बदल देती है। तो CM बदला वो तो फेवर में होता है। वो फेवर, जैसे आप मोहन यादव को बदल दिया उन्होंने, छत्तीसगढ़ में बदला उन्होंने, आपका राजस्थान में बदला, इसका असर दिखता है। कांग्रेस ये काम नहीं कर पाती, बिहार में बदल दिया, तो कांग्रेस तो जो पब्लिक है उसको नया चेहरा दिख गया, सिस्टम में चेंजेस आते हैं, उसी तरह से आइडियोलॉजी वही रहती है। और धरातल पर भी ये लोग हमसे भी कहते हैं बहुत बार कि मतलब ये पार्टी हो गई, अब बदलाव के लिए बदलाव के लिए। अब अगर बदलाव में, अब जैसे वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी मान लो CM बनते, तो पूरा सिस्टम एक बार ओवरहॉल होगा, बिल्कुल, तो लोगों को नई चीज़ देखने को मिलेगी, नई चीज़ जानने को मिलेगी। फिर क्या पहले सिस्टम में 15 साल कैसे सिस्टम को खोखला किया गया, कि मजबूत किया गया, वो भी सामने आएगा। मतलब एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए विधानसभा में अगर BJP सरकार में आती है तो। तो उसी तरह से सरकारें, मोदी जी की सारी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, सारे अब काले चिट्ठे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन सरकार जिसकी भी बनती है उसका ये दायित्व बनता है कि जो जो वादे उन्होंने किए हैं इलेक्शंस में उसको तत्काल प्रभाव से पूरा करने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि BJP का सबसे प्लस पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उनका पहला पॉइंट ये है, अगर सरकार हमको रिटेन करनी है तो चेहरे बदलने होंगे, जो वो करते आ रहे हैं और करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। अगर आपको फ्रेश चेहरे पब्लिक में नहीं डालेंगे तो उनको बदलाव की अनुभूति नहीं होगी। जनता को बदलाव दिखना चाहिए, बदलाव हो ना हो, विचारधारा वही है, पार्टी वही है, किसी रूप चेहरे बदलते रहते हैं, तो जनता को बदलाव दिखना चाहिए। इससे जनता जब बदलाव दिखता है तो वो वोटिंग पैटर्न आगे बढ़ता है, उनको लगता है कि नहीं ये पार्टी ठीक है, ये लोगों को, नए लोगों को मौका दे रही है, कोई ग्रास रूट लेवल वर्कर है उसको भी मंत्री बना दे रही है, विधायक बना दे रही है, इन सबका इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बड़ी 2-3 बातें संदीप जी ने कही, जिस तरीके से कि जनता को भी हो जाता है कि बहुत लंबे समय से है, अब बदलाव ज़रूरी है, चाहे वो पार्टी के रूप में हो या फिर चेहरे के रूप में हो। और वो बदलाव कहीं ना कहीं BJP अपने तरफ से अपने पार्टी में तो ज़रूर करते हुए नजर आती है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लिए जो इन्होंने कहा कि वो 30% वोट की जो बात है, वो चर्चा कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा है, और उस 30% की भरपाई आखिर आज BJP कैसे कर रही है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब शायद अब एग्जैक्ट पोल जो हमारा आएगा, रिजल्ट जो आएगा 4 तारीख को, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बाकी फिलहाल एग्जिट पोल जो वो दिखा रहा है डिफरेंस, सब हर डेटा में जो डिफरेंस हमें दिख रहा है लंबा, डेटा इंटरवल है, हाँ डेटा इंटरवल है वो अपने आप में बहुत लंबा है, 20-30 सीटों का गैप जो दिखा रहा है, और वो एग्जिट पोल पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा फिर से एक बार कर रहा है। लेकिन फिलहाल एग्जैक्ट डेटा क्या है उसके लिए हमें 4 तारीख को इंतजार करना होगा। अभी फिलहाल आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करते हैं या एग्जिट पोल पर अभी भरोसा बचा हुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।